Hello students, how are you? Hope everybody is good, fit and fine and everything is going well. Today we are discussing some portion of English language for CVT exams. So you know that CVT exams, what is the CVT exams? That is a common university entrance test. After passing +2, when we want to get some good college, want to get admissions in good college, reputed college. So now the college, all colleges are organized a syllabus, examination, that is a CUET examination. CUET examination होता है क्या? That is a common university entrance test. आप लोगों को एक टेस्ट देना पड़ेगा और इस टेस्ट के ऊपर बेस करके आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहोगे वो आपका डिसाइड होगा. डेफिनेटली एलिट कॉलेज लाइक दैट, अगर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में कमला नेहरू जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, इस कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज साउथ, तो इन सारी कॉलेज में अगर हमने एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें आज के दिन में सीवीटी एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा. और सीवीटी एग्जाम्स में एक मेजर पोर्शन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में आज जो क्लास हमारा रहेगा, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसमें हमें क्या प्रिपरेशन लेना है और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन लेना है, व्हाट वी विल डू एंड व्हाट वी विल नॉट डू, how can we prepare, because after +2 examination you will get 1.5 month for preparation, right? So that's why it is a very obvious thing, we have to do very smart work. हमें बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना है ही है. और those who are now in +1 they have plenty time to prepare CUET examination. तो दैट्स वाई आज का जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो आप लोगों की +1 के लिए जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी एप्लीकेबल, +2 में जो है उनके लिए भी एप्लीकेबल. +2 के लिए तो मैं बोलूँगी, ऑल्दो आप लोगों का भी बोर्ड प्री बोर्ड चल रहा है तो टाइम कम ही मिल रहा होगा, +2 की प्रिपरेशन आप लोग अभी कर रहे हो. इन स्पाइट ऑफ दैट, after completing your examination of +2 you have to prepare yourself for CUET examination. This is a very mandatory thing and you have to go through the merit also. अच्छा, चाहे हमने कोई भी कोर्स को परसू करना चाहे, बीएससी करें या बीकॉम करें या बीबीए करें, इंग्लिश इज अ मेजर पोर्शन, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो सभी में ही रहेगा. क्लियर? दैट्स वाई आज हमने ये वीडियो जो बना रही है, इस वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस करूंगी जो इंग्लिश में हमारे पास होगा क्या और क्या हमें करना होगा, राइट? तो यूजुअली 40 क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स होते हैं. तो ऑल्दो आप लोग जो सीबीएसई बोर्ड से बोर्ड को जो पढ़े हो, जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हो, जो रीजनल बोर्ड में भी जो पढ़े हो, उनके लिए इंग्लिश जो बहुत अननोन लैंग्वेज ऐसा डेफिनेटली नहीं है. बट फर्क क्या है, +1 +2 में जो इंग्लिश हमारे पास था, एक मेजर पोर्शन क्या था, लिटरेचर. लेकिन यही में जो है, यही पे एक मेजर पोर्शन होगा क्या, लैंग्वेज. एंड यू कैन से दैट इट इज योर फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. देयरफॉर इनकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड पे करना चाहिए, बिकॉज यही पे आपको कोई क्वेश्चन आंसर याद करके लिखने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट? तो एब्सोल्युटली विल बी अनसिन, जो अनसिन पैसेज, अनसिन कॉम्प्रिहेंशन, अनसिन पैराग्राफ, ग्रामर, इन सारी चीज होगा जो चीज हमने रट्टा लगा के क्रैम करके हम नहीं कर सकते. दैट्स वाई इंग्लिश जो बहुत टफ है मैं ये नहीं बोलूँगी, और इंग्लिश जो बहुत इजी भी है ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज इट एंटायरली डिपेंड ऑन योर स्किल. जिसको जितना स्किल अच्छा होगा वो उतना ही जल्दी ये कर पाएगी. और इंग्लिश इज अ कंपलसरी, और इंग्लिश में अगर क्वालिफाई से भी ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को मिल जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बाकी अदर्स के साथ. तो बेनिफिशियल डेफिनेटली, तो इंग्लिश की तरफ हमें थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहिए. तो क्या क्या चीज हमें देखने के लिए मिलेगा इंग्लिश में, तो आज हम एक बार डिस्कस करेंगे. 2025 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में सीयूईटी में सिलेबस ऑफ इंग्लिश आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो दीज आर टोटल मार्क्स
to 100 number of questions, 40, each question carries 5 marks. But students, there is a negative marking, 1 marks deduct हो जाएगा अगर आपने wrong answer करे तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा. अच्छा, नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है, एक बार मैंने ये भी बताना चाहूंगी. सपोज आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, ठीक है, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, इनमें से आपने 4 क्वेश्चन राइट किया और एक क्वेश्चन की आंसर आपने रॉन्ग दिया. दैट्स मीन ओवरऑल आपका मार्क्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. You don't expect that you will get 4 marks. No, you will not get 4 marks. Your marks will be deduct by 1 mark and you will get only 3 marks. राइट. तो हमें ठीक क्या करना है, करेक्शन, मतलब 100% करेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकते, बट जितना हो सकता है हमें ना करेक्ट करना होगा. हमें एक्यूरेसी लेवल जो है वो हमें ऑलवेज बढ़ाना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज वर्बल एबिलिटी. इसमें इंग्लिश इसमें देखो सीयूईटी में ना इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं VA मतलब वर्बल और VARC मतलब वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. वर्बल एबिलिटी बोलकर इसमें दिया जाता है. तो दैट्स व्हाई वर्बल एबिलिटी नथिंग एल्स दैट इज अ फंक्शनल इंग्लिश. तो फंक्शनल इंग्लिश में फर्स्ट जो हमें देखने के लिए मिलेगा दैट इज आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. दिस इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो ऑलमोस्ट 300 to 350 वर्ड्स के ऊपर बेस करके कॉम्प्रिहेंशन होते हैं. और जो कॉम्प्रिहेंशन की जो थीम है, डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स जो है वो होते हैं. दैट इज अ फैक्चुअल हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्गुमेंटिव हो सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी हो सकता है, जो आप लोगों ने ना अभी तक किया नहीं. +1 +2 में भी आपने कॉम्प्रिहेंशन किया है, तो बट मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन किसके ऊपर होता है, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर होती है या नैरेटिव्स के ऊपर होती है. लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग जो चीज़ हमें सोचने के लिए मजबूर करेगा, सोच के जिसका आंसर देना पड़ेगा, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, इस टाइप ऑफ पैराग्राफ जो है अभी तक आपने किया नहीं. तो इस पैराग्राफ जो बहुत डिफिकल्ट है मैं तो ये नहीं बोलूंगी, लेकिन इसके साथ हमें ना बेसिकली पैराग्राफ को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो होना बहुत जरूरी है. और किस तरीके से आप रीड करोगे, किस तरीके से आप समझोगे, ये डिस्कशन हम इस कोर्स में करेंगे. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेकिंग सेंटेंसेस एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट. सेंटेंस रीअरेंजमेंट का दूसरा नाम होता है क्या, दैट इज द पैराजंबल. पैराजंबल मतलब कुछ सेंटेंसेस हमारे पास गिवन होगा और इस सेंटेंस को हमें अरेंज करना है, अरेंज करके इसका आंसर करना होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग वी विल गेट, दैट इज द fill in the blanks. fill in the blanks. जैसे कि सिंगल फिलर्स हो सकते हैं, डबल फिलर्स हो सकते हैं और क्लोज गैप कंप्लीशन जो है वो भी हो सकता है. तो these are the verbal ability, reading comprehension. नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज ग्रामर. ग्रामर में स्पेसिफिकली हमें फोकस करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड these 8 parts of speech is very important for verbal ability because इसके ऊपर बेस करके we will get spotting errors, we will get sentence improvement, we will also get fill in the blanks. Apart from that, vocabularies, that is synonyms, antonyms, idioms, phrases, one word substitutions, choosing the correct word, homonyms, paronyms and changing parts of speech. Changing parts of speech मतलब कोई भी एक word, जैसे मान लो exam is a verb और इसका noun form क्या होता है, examination. Formula is a noun, formulate that will be the verb. तो इस तरीके से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चेंज होते हैं, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करके कुछ सेंटेंसेस लिखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं. वन मोर थिंग, जैसे कि कोई एक वर्ड जिसको एक बार हम नाउन की फॉर्मेट पे यूज करेंगे, कोई एक बार वर्ब की फॉर्मेट पे यूज करेंगे, वो किस तरीके से होगा. सपोज मैं ले रही हूँ वॉच, आई हैव अ वॉच, तो मेरे पास एक घड़ी है, दिस इज अ नाउन. बट आई वॉच बर्ड, मैं बर्ड देखती हूँ.
तो आई वॉच, इसमें वॉच क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो एक ही वर्ड को एक बार हम नाउन की फॉर्मेट में, एक बार हम वर्ब की फॉर्मेट में किस तरीके से यूज करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारे पास काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं सीयूईटी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग अगर प्रिपरेशन लेना शुरू करोगे तो आप, तो ट्रस्ट मी, इंग्लिश में आपको बोर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो। अच्छा, नेक्स्ट जो है डिटेल ग्रामर सिलेबस एक बार डिस्कस करते हैं। जो ग्रामर में ये टॉपिक हमें बेसिकली करना होता है, तो क्या क्या है। फर्स्ट तो वी विल डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो 8, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। बट ये होता क्या है, ये देखने में कैसा है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडवर्ब। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रादर क्रैम द रूल। तो इसके ऊपर हमारी एक मेजर फोकस क्लास में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिटेल स्टडी noun, pronoun, adjective, verbs, tense, modals, adverbs, conjunction, preposition, articles, voice change. Voice change means active voice and passive voice, active and passive. Narration क्या होता है, direct और indirect speech, question tag, inversion and punctuation. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने IIM की एग्जाम देना चाहते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, सेम ही सिलेबस होते हैं। लेकिन जो क्लैट की एग्जाम देना चाहते हो, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो है, जो लॉयर बनने के लिए जो एग्जाम होते हैं क्लैट में एक चीज को ध्यान रखना, ग्रामर की पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्लैट में पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं। तो दोज हु आर विलिंग aspiring of CLAT examination, तो please comment me, I will make the another video for CLAT examination, जहाँ पे only comprehensions होगा। CLAT में comprehensions के अलावा और कुछ भी नहीं पूछते हैं। लेकिन CLAT छोड़कर CUET बोलो, IP मैट बोलो, इन सभी में ही हमें ग्रामर, वोकैबुलरीज एंड रीडिंग स्किल, इन तीनों चीजों के ऊपर ही क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है। तो दीज आर द बेसिक सिलेबस। बट इन बेसिक सिलेबस के ऊपर बेस करके हमें कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान रखना होगा। इन सभी का आइडेंटिफिकेशन, इन सभी का यूजेस एंड फंक्शंस। मेन पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर को मैंने कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, कितना मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे करना क्या होगा, हाउ कैन आई लोकेट दिस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, दिस आर सम क्वेश्चंस, जो किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाली बिकॉज टुडे क्लास इज द फर्स्ट क्लास, तो मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिया है। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे ताकि आप लोगों को एक आइडिया बने जो क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, you choose the correct option in the fill in the blanks in the correct grammatical use. She is a close friend of के बाद देखो डैश है, माई होगा या आई होगा या बाइन होगा या मी होगा। दिस इज द बेस्ट, मतलब आई मीन टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो इसमें कौन सी ब्लैंक, इस ब्लैंक में हम कौन सी ऑप्शन को यूज करेंगे। She is a close friend of mine, she is a close friend of I, she is a close friend of me, and she is close friend of mine. Which will be the correct option? देखो, she is a close friend of, एक बार इसको देखते हैं। mine जो है, mine इसको जो है mine, this is an adjective, possessive adjective, तो जो यहीं पे बिल्कुल भी नहीं लग सकता, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसमें नहीं आएगा। तो ए जो है एलिमिनेटेड। आई तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्रेंड ऑफ आई डेफिनेटली नॉट मैच। मी आ सकता है, सुनने में ठीक लग रहा है, और फ्रेंड ऑफ माइन सुनने में ठीक लग रहा है। मी और माइन में क्या फर्क है, मी होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मी इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और माइन इज द
possessive pronoun. Possessive pronoun. This is the possessive pronoun. That's mean वो क्या है, वो very close friend है. She is a very close friend of mine. तो friend किसका है, possessiveness किसका है, मेरी है. Therefore इसकी आंसर जो होगा वो क्या होगा, mine. आंसर हमें क्या करना है, B. Clear. Second का देखो, he took care of her dash she was restored to health. He took care of her. वो टेक केयर किया था उसको, कब तक किया था, जब तक वो अपना हेल्थ को रिस्टोर नहीं किया. व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल. टिल होता है क्या, नॉट लेटर देन, नॉट अर्लियर देन, सॉरी, नॉट अर्लियर देन जब होती है ना, तो तब हम टिल को यूज करते हैं, नॉट अर्लियर देन. दैट्स मीन क्या हुआ, तो जब तक उसको हेल्थ सही नहीं हुआ तब तक वो क्या किया, उसको टेक केयर किया. Therefore, इसका आंसर हमने कौन सा करेंगे, इसका आंसर हम करेंगे क्या, टिल. देखो ये दोनों ही जो है स्टूडेंट्स, ये दोनों ही ग्रामर के ऊपर बेस करके है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स. तो आप लोग देख रहे हो, तो ये प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, एट, इन. तो हमें प्रीपोजिशंस की जो नॉलेज है वो नॉलेज थोड़ा सा हमारा अच्छी तरीके से होना बहुत जरूरी है. अच्छा देखते हैं. He lives dash Bengaluru dash 115 Richmond Road. तो बेंगलुरु के आगे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे. He lives in Bengaluru at 115 Richmond Road. तो क्यों इन हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि बिगर प्लेस जो होती है, जो सरफेस एरिया जिसका बिगर होती है, इस बिगर प्लेस के लिए हमें इन करना होता है और स्पेसिफिक प्लेस के लिए हमें एट करना होता है. Therefore आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी. Answer will be B. The next question देखो, orally challenged is a dash for the dash. Orally challenged is a dash for the dash. First option metaphor oblique blind. Second option euphemism oblique deaf. Third option simile oblique visible. And the fourth option synonym oblique dumb. So now we have to check जो what will be the correct option. देखो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर होगा बी. पता क्यों है, यूफेमिज्म जो है, यूफेमिज्म का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन. वी कैन से दैट इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन, यूफेमिज्म. ऑरली और अच्छा, ऑरली एंड ओरली. ऑरल AURA ये होता है कि जो कानों में सुनते कम है, और ओरल मतलब होता है जो मुंह के लिए, माउथ. रिलेटेड टू माउथ, दिस इज रिलेटेड टू ईयर. Orally challenged is a euphemism for the deaf. तो orally challenge हमेशा ही क्या होता है, जो एक euphemism होते हैं इनके लिए, means inoffensive or indirect expression that substitute the offensive to hers. तो orally challenged is a euphemism used for the deaf. तो आंसर हमारा क्या होगा, B होगा. The next question चलते हैं. देखो, which punctuation marks is missing in the following sentences? Part of Australia is known to the native as the outbreak. हमें पूछा गया है कौन सी पंक्चुएशन जो है यहीं पे मिस है, कौन सी पंक्चुएशन हमें इसमें देना पड़ेगा, तो ये हमें चेक करना होगा. तो कौन सी ऑप्शन को हम देंगे, क्या मिस है इसमें. ए पे है इन्वर्टेड कॉमा, बी पे है सेमीकोलन, थर्ड पे है कॉमा, फोर्थ पे है हाइफेन. तो आउटब्रेक, part of Australia is known to the natives as the outbreak. तो the outbreak क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, स्पेसिफाइड है. इसको हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना चाहिए था. That's why our answer will be A, inverted comma. The next question, I know that you want to learn to drive Rima, but you are too young. तो हमें देखना होगा इसमें जो कौन सी ऑप्शन, कौन सी कोलन जो है वो इसमें नहीं है. इन्वर्टेड कॉमा, सेकंड सेमीकोलन, थर्ड है कॉमा एंड फोर्थ इज अ हाइफन. अब तो देखो इसमें आई नो दैट यू वांट्स टू लर्न टू ड्राइव रीमा. रीमा के साथ एक क्लॉज कंप्लीट हो गया, सेकंड क्लॉज स्टार्ट हुआ, बट यू आर टू यंग. देयरफॉर रीमा के साथ हमें
कॉमा जो है वो देना पड़ेगा। आई नो दैट यू वांट टू लर्न टू ड्राइव रीमा, कॉमा, बट यू वर टू यंग। दैट्स राइट, द आंसर सी। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैसा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा। Select an option the word closest meaning to the given word. Veracious. Veracious का मतलब होता है those person is very truthful, very honest, ठीक है। तो veracious, honest person, those who are very much honest, they are called veracious. Veracious, honest. That's mean आंसर हमारा क्या होगा, D. नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज है क्या, perturb. Perturbs, that is a stimulant, turn around, disturb greatly and compatible. Perturb का मतलब होता है क्या, disturb, disturbed greatly, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब जो करती है, that is perturb. Therefore the answer will be C. Next question देखो, और एक हमें बोला है choose the option that is the closest in the meaning of the phrase in bold. ये जो इसमें जो bold phrase है, he was the king who ruled his subject with a high hand. This is our bold part, right? This is the bold part, with a high hand. Sympathetically, oppressively, democratically and generously. इसको बोलते हैं idioms. Idioms हमारे पास हमारी सिलेबस की एक मेजर पोर्शन रहेगा, तो therefore हमें इन चीज़ों की तरफ हाईलाइट तो डेफिनेटली करना है ही है। तो हमें बोला है क्या, जो हमें देखना होगा, जो हाई हैंड का मतलब क्या होता है। हाई हैंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स एरोगेंट, एरोगेंट एंड वी कैन से दैट ऑप्रेसिवली, एरोगेंट एंड ऑप्रेसिवली। तो आंसर हम कौन सा देंगे, दैट इज सी। he was a king who ruled his subjects with a high hand. तो ऑप्रेसिवली जिन्होंने रूल करते हैं। The next word, I racked my brains. This is the underline part. I racked my brains to solve this difficult problem. तो racked my brain. Racked one's brain का मतलब होता है क्या, that is the first option दिया है, I read a large number of books. तो I hope समझ में आ रहा होगा, this is not. I consulted several people, absolutely not. I used my common sense, no. I subjected my mind to hard thinking. रैक माई ब्रेन्स का मतलब होता है कि जब हम ना कोई हार्ड थिंकिंग करते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ों को लेकर, तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, दैट्स वाई हमने हार्ड थिंकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, द अंडरलाइन इडियोमेटिक फ्रेजेस। आई सपोज टू गिव अ स्पीच टू माय इंग्लिश क्लास बट आई गॉट कोल्ड फीट. दिस इज द इडियम cold feet and didn't go. So now we have to understand what do you mean by cold feet. These are, students don't think that it is a very difficult, definitely not, but बार बार करते करते हमें प्रैक्टिस जो है ना वो हो जाए। देखो, but I got cold feet. My English room makes my feet feel cold. I hope it is clear to you. जो definitely it will be not the right option. My feet got cold, so I didn't go. No, I got too nervous and I didn't go. मैं बहुत ही नर्वस था और इसलिए मैंने नहीं जाया। तो आंसर हमारा होगा क्या, सी। नेक्स्ट का देखो, टेक केयर ऑफ व्हाट यू से, यू विल हैव टू ईट योर वर्ड्स. टू ईट योर वर्ड्स, दिस इज द इडियम, टू ईट योर वर्ड्स. टू ईट योर वर्ड्स, you have no food to eat, definitely not. You will have to take back what you have said. And you are not good with your language, and none of the above. So the answer will be number 2. You will have to take back what you have said. जो तुमने बोला है वो तुम्हें take back करना पड़ेगा. तो these are called idioms. तो मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया जो CUET एग्जाम्स में हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा। इसमें कॉम्प्रीहेंशंस भी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैराजम्बल है। तो आज हमने पैराजम्बल कॉम्प्रीहेंशन ये तो मैंने डिस्कस नहीं किया, तो हम करेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्लास हमने पहले बेसिक ग्रामर को करेंगे, बेसिक ग्रामर की सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, इस तरीके से हम चलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई होप यू विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। तो आज के लिए हमने इतना तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास again we will meet and we'll do something new thing, we will make a new venture. Till then, stay blessed, stay safe and stay tuned with us. Thank you very much.